नमस्कार। और आज खास बातचीत में है प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार जयंत यादव। सबसे पहले जयंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद चंचल, और धन्यवाद अनुभवी आंखें, और दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, अपना परिचय देंगे जनता को। जी, मेरा नाम है जयंत यादव। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं जो 8 साल से काम कर रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में भी काम किया, कुछ देशों में भी काम किया, और बिहार की ये परिस्थिति देखने के बाद ये निर्णय लिया कि अब राजनीति में आऊँगा, और 71 बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र से दी प्लूरल्स पार्टी का उम्मीदवार हूँ। ये बताइए जयंत जी, जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, विभिन्न देशों में काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आप उन चीज़ों को छोड़कर राजनीति में आ गए? आखिर क्या वजह रही? जी, एक तो आप जिस जगह से आते हैं वहाँ के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो मेरे मन में भी ऐसा था कि मैं जब सक्षम हो जाऊंगा तो अपने जगह के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करूंगा। और इस बार जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ की व्यवस्था देखा, सभी तरह की व्यवस्था, शिक्षा को देख लीजिए आप, सड़क को देख लीजिए, या चिकित्सा को देख लीजिए, या किसानों की हालत देख लीजिए इस लॉकडाउन में। तो उसके बाद निर्णय लिया कि नहीं, ये सही समय होगा मेरा इसमें आने का। और उसी दौरान मेरी प्लूरल्स पार्टी से थोड़ी परिचय हुई, और जैसा कि मैं सोच रहा था, ऐसा बहुत लोग हैं जो बिहार में जो सोच रहे थे। फिर हम प्लूरल्स से जुड़े और पॉलिटिक्स में आ गए। जयंत जी, ये बताइए कि क्या आपने इसके लिए कोई पहले प्लान किया था कि मैं राजनीति में जाऊंगा, या आपके जीवन में एक नौकरी को छोड़कर आप राजनीति जीवन को अपना, इसके पीछे क्या कारण रहा, ये बताइए। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था कि मुझे राजनीति में आना ही है, बट एक थॉट था कि मैं कुछ करूंगा सोसाइटी के लिए। तो इस बार जब मैं यहाँ पे आया लॉकडाउन के दौरान, तो यहाँ के कुछ ऑफिसेस में गया। मुझे कुछ ज़मीनी रिलेटेड काम था, तो गया ब्लॉक ऑफिस में, और वहाँ मुझे जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनके साथ कुछ बातचीत करना था। और वो काम के दौरान जो होता है ना, आप जैसा जानते हैं कि आप किसी भी ऑफिस में जाइए, आपको बिना कुछ लेन देन के काम नहीं होता। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ डिमांड किया गया, कुछ पैसे की डिमांड की गई मेरे काम के लिए, और मैंने विरोध जताया कि ये विरोध जताया और सवाल पूछा, तो झड़प हो गई और मुझे अरेस्ट करवा दिया गया। तो क्या लगा कि आपके उस जीवन से जो राजनीतिक जीवन में आने का सबसे बड़ा कारण रहा, ये क्या यही कारण रहा? हाँ, इसको वन ऑफ दोज कह सकते हैं जी। ये एक बड़ा कारण है ये, क्योंकि मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं था कि मुझे राजनीति में एंटर करना है। ये एक बड़ा कारण था। वहाँ से मेरी लाइफ थोड़ी टर्न हो गई और मैं इस क्षेत्र में आ गया। चलिए, मेरा आपसे अगला सवाल है। लगभग सभी पार्टियां चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे करती है, और वादे पर कितना उतर पाती है यह तो जनता को भी पता है, और बार बार चुनाव में कई तरह के मुद्दे बनाए जाते हैं। लेकिन हमें आप ये बताइए, आपकी पार्टी प्लूरल्स पार्टी, जो पुष्पम प्रिया चौधरी, मैं बता दूं कि अखबारों के माध्यम से एकाएक मुख्यमंत्री के दावेदार करने वाली प्लूरल्स पार्टी की जो प्रेसिडेंट है पुष्पम प्रिया चौधरी, बहुत कम समय में वो पर्दे पे आई और सीधे मुख्यमंत्री के दावेदार। आप उस पार्टी से आते हैं, ये बताइए कि आपके जनता के बीच क्या वायदे हैं, किन वायदों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे अगर आप व्यवस्था देखें ना, तो कुछ भी सही नहीं है। तो मुझे बहुत बेसिक लेवल से कुछ भी सही नहीं कहने का मतलब है क्या, ये हमें आप बताएं, जनता को बताएं। जी, मैं आ रहा हूँ। तो मुझे बहुत शुरुआती लेवल से सब काम करना पड़ेगा। मतलब बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरी है, वो यहाँ पे नहीं है। आप शिक्षा को ले लीजिए, कोई भी स्कूल अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, अच्छे से नहीं चल, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, या हायर एजुकेशन हो। तो शिक्षा व्यवस्था आप सब जान रहे हैं कि कैसे हालत में है। फिर आप चिकित्सा पे आइए, आप कोई भी अस्पताल मुझे दिखाइए जो सही तरीके से चल रहा है। आप पूरे बिहार का ले लीजिए। अभी कोरोना के समय
सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लिस्ट मांगा था कि आप कुछ कुछ हॉस्पिटल्स का लिस्ट दीजिए, जिसमें बिहार गवर्नमेंट अपने अस्पतालों का लिस्ट नहीं दे पाई। उनको एम्स देना पड़ा, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। फिर आप आ जाइए सड़क पे, सड़क की हालत आप देख रहे हैं। उसके बाद आ जाइए आप फार्मर्स पे, किसान पे। इस लॉकडाउन में मुझे पता चला कि जो एक जो मूल्य तय है, जो भी आप उत्पाद करते हैं, जैसे मक्के की एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, तो जो मूल्य तय है उससे कहीं कम कीमत पे इनसे खरीदी की जाती है। अब हमारे यहाँ जो किसान है बहुत छोटे छोटे किसान हैं, अगर उनके साथ ऐसा होगा तो ये कितने दिन सर्वाइव कर, कैसे जी पाएंगे ये। इनका है कि एक फसल खत्म किया, उसको जो बेचा, उसके बाद जो उससे पैसा आया उससे दूसरी फसल ये लगाते हैं। तो कुल मिला के ये 3-4 चीज़ मैंने आपको गिनाया, ये बहुत प्राथमिकी स्तर पे है जो नहीं है, और मैं ये बदलूंगा। चलिए, हमें आप ये बताने का प्रयास कीजिए कि लगातार चुनाव के समय में एक चुनावी कार्ड होता है जो लगातार खेलते आए हैं जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं। वो कार्ड है बिहार में लोगों का पलायन रोकना। रोजगार की बातें लगभग सभी चुनाव में आती है, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन स्थिति क्या है वह छुपी हुई नहीं है। और आपकी पार्टी भी लगातार बेरोजगारी पे कहती आई है कि हम रोजगार देंगे। क्या कुछ रोजगार के लिए आपके पास प्री प्लान है, यदि आप यहां से लीड करते हैं तो? जी, अगर रोजगार की आप बात करें तो सबसे पहले हमको कैपेबल होना पड़ेगा, मतलब सक्षम होना पड़ेगा रोजगार के लिए या नौकरी क्रिएट करने के लिए। उसके लिए हमें पहले शिक्षा व्यवस्था सही करना पड़ेगा। आप अगर मधेपुरा के एग्जाम्पल लें तो एक रेल कारखाना है यहाँ पे, लेकिन हम उसको कितने इंजीनियर्स और कितने उच्च पद पे जो हैं वो लोग दे पा रहे हैं। हम उनको सिर्फ लो लेवल के लोग दे पा रहे हैं जो मजदूरी की काम करते हैं, उच्च स्तर पे ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले शिक्षा सुधारना है। अगर हम एक बार शिक्षा सुधार देते हैं तो रोजगार सरकार और जनता है वो मिल के पैदा कर लेगी। रोजगार पैदा करना सिर्फ अकेले सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरियां जो भी है वो सीमित है। जो भी पार्टी ये बोलती है कि हम सरकारी नौकरियां देंगे, चाहे वो 10 लाख बोले या 20 लाख बोले, मुझे लगता है कि वो इसमें सक्षम नहीं होंगे। ये जनता के साथ बस एक खोखला वादा है, क्योंकि अगर वो सक्षम होते तो पिछली सरकार उसको कर दी होती। चलिए, हमें ये बताइए कि लगातार आप क्षेत्र दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार जनता का विश्वास जीतने में आप कामयाब हो पाएंगे या क्या कुछ कर पाएंगे? देखिए, जितने लोग हमें समझ रहे हैं, प्लूरल्स के कंसेप्ट को समझ रहे हैं, हमारी विचारधारा को समझ रहे हैं, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जरूर जनता भी जानना चाहेगी कि आपकी विचारधारा क्या है। जी, जैसा मैंने आपको बताया कि ये 4 चीज़ मैं करूँगा, ये हमारे कार्य के बारे में हो गया। और विचारधारा आपको हम पार्टी के बारे में बताएं। हमारी पार्टी इकलौती पार्टी है जो बिना किसी गठबंधन और महागठबंधन के चुनाव लड़ रही है। हम अकेले लगभग 200 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारा एजेंडा क्लियर है कि हम डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, विकास के लिए काम करेंगे, और हम उसमें सक्षम भी हैं। और अभी तक जो आप पार्टियां देख रहे हैं उसमें आप चुनाव के प्रचार के तरीकों को ही ले लीजिए, किस तरह का प्रचार होता है, ठीक है, और उनके कार्यशैली को ले लीजिए, वो कैसे काम करते हैं। आप डेवलपमेंट पे अगर आए तो उनके पास बोलने के अलावा और कुछ नहीं होता है। अगर होता है तो वो करके क्यों नहीं दिखाते हैं। 15-15 साल 2 बड़ी पार्टियां हैं जिनको मिला, उनके 15 साल को देख लीजिए और इनके 15 साल को देख लीजिए, ठीक है। और हमारा जो एजेंडा है, हम ये मूलभूत चीज़ें जो हैं इन पे काम करेंगे और हम उनके लिए सक्षम है, ये करके दिखाएंगे। सिर्फ हमें एक मौके की तलाश है। यदि आपको यह मौका देती है, चूंकि जनादेश देना जनता का काम है, यदि जनता आपको जनादेश देती है और आप अपनी यात्रा विधानसभा तक जाते हैं, या मैंने यदि संजोग ऐसा होता है, तो सबसे पहला काम आप इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? जी, सबसे पहले मैं जो सरकारी दफ्तर हैं उसमें जो दिया जाता है दक्षिणा, वो बंद कराऊंगा। यानी कहने का मतलब है जो करप्शन, तो पहला आपका मकसद होगा करप्शन। तो मैं एक बात बता दूं कि लगातार सुर्खियों में रही पुष्पम प्रिया चौधरी ने लगभग जितने भी कैंडिडेट्स है, यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि पूरे बिहार में लगभग 200 सीटों पे जो उन्होंने टिकट दिया है वह
शिक्षित लोगों को दिया है, न्यूनतम उनकी योग्यता को देखते हुए दिया है। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आपको किन मानकों पर रख के उन्होंने टिकट देने का फैसला किया था? जी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे पार्टी में सभी एजुकेटेड लोग हैं, सभी शिक्षित व्यक्ति हैं। मेरे भी शिक्षा को देख कर मेरा जो करियर है, मैं जो जॉब करता हूँ, वो देख के मुझे टिकट दिया गया है। बाकी पार्टियों के बारे में आप जानते हैं उनको टिकट कैसे मिलता है। चलिए, चूंकि आप मैदान में हैं तो जनता को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए, आपकी प्रारंभिक एजुकेशन से लेकर अभी तक आपने क्या कुछ एजुकेशन लिया है, ये भी जानना बिल्कुल तय, क्योंकि आपकी पार्टी हमेशा इस तरीके में पारदर्शिता दिखाई है। तो मैं अपने हायर एजुकेशन के बारे में बता दूं, प्राइमरी तो सभी करते ही हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, और मेरा करियर बहुत लंबा रहा है। 8 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। देश के विभिन्न राज्यों में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने काम किया है, कुछ देशों में भी काम किया। आने से पहले मैं सिंगापुर में था, मल्टीनेशनल के साथ काम कर रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर आप एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे, शिक्षा को महत्व दे, वो ज़्यादा ज़रूरी है एक सोसाइटी के लिए, एक समाज के लिए। एक चीज हमें आपसे जरूर जानना होगा, ये जनता का भी सवाल हो सकता है कि आपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में काफ़ी बार बातें की है, कई इंटरव्यूज भी आपके हुए हैं। ये मुझे बताइए कि आप एजुकेशन सिस्टम में क्या भिन्नता पाए हैं जिनको आप बदलना चाहते हैं? देखिए, प्राइमरी एजुकेशन जो है, मान लीजिए बच्चों के लिए जो पढ़ाई है, उसको तो चलिए हम मैनेज कर लेते हैं, घर वाले भी पढ़ा लेंगे या आप ट्यूशन्स लगा देंगे। लेकिन जो उच्च शिक्षा है, जो हायर एजुकेशन है, वहाँ पे आप अगर किसी भी कॉलेज में आप जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। बच्चे या तो फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, और जो रिज़ल्ट आता है वो 3 साल का ग्रेजुएशन कभी 5 साल में होता है, कभी 6 साल में होता है, कभी 7 साल में होता है। तो मैं हायर एजुकेशन को ठीक करूँगा। सबसे पहले हायर एजुकेशन को ठीक करने का मेरा मकसद क्यों है? क्योंकि अगर उच्च शिक्षा हम सही करते हैं ना, तो जो बच्चे वहाँ से पास आउट होंगे वही कल शिक्षक बनेंगे, वही कल अधिकारी बनेंगे। तो मुझे वहाँ कसना है। ये नीचे वाला एजुकेशन तो धीरे धीरे चलता ही रहेगा। मुझे उच्च शिक्षा को अच्छा करना है, ताकि मैं अच्छे क्वालिटी के टीचर्स पैदा कर सकूं, अच्छे क्वालिटी के इंजीनियर्स पैदा कर सकूं, अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर्स पैदा कर सकूं, साइंटिस्ट पैदा कर सकूं। अगर हम बिहार को बदलना चाहते हैं तो हमें इन सबसे आगे बढ़ना पड़ेगा। इस बार बिहार को एक विकल्प दिया जा रहा है प्लूरल्स पार्टी की ओर से, और इस बार आप एक शिक्षित उम्मीदवार को चुनिए। हमारा चुनाव चिन्ह है शतरंज बोर्ड छाप, जो कि क्रमांक 6 पर है। बहुत बहुत धन्यवाद जैन जी, और इन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी से दिया। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर 7 तारीख को किसकी होती है सा और किसकी होती मात। लेकिन इससे पहले आप 7 तारीख को अपने नज़दीकी बूथ पर जरूर जाएं और अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आपका एक एक वोट विधानसभा में प्रत्याशी को विजय बनाएगा। अपने मताधिकार का प्रयोग करें और 7 तारीख को सबसे पहले मतदान करें। तो कहीं जाइए मत, बस देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह आपका चैनल और आपका आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।